हेलो बच्चों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि यूपी बोर्ड में क्लास 12th फिजिक्स में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड होते हैं। ये सब जानकारी आज हम आपको देंगे। चलिए बिना समय वेस्ट किए आइए ये जानकारी हम आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं यूपी बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का कैसे कैसे पूछा जाता है, ये जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो यूपी बोर्ड में है वो 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर आता है, जिसमें से 30 मार्क्स 70 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के होंगे और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, अब पास होने के लिए क्या कंडीशन है, तो 70 में से 23 मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। टोटल 100 में से 33 होने चाहिए। ये बात याद रखनी है कि 23 और 10 अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल में आपके 20 आ गए तो वहाँ 13, 20 और 13 भी 33 होते हैं, तो उससे पास नहीं होना, अलग अलग पास होना है। कम से कम 23 थ्योरी में और जो क्या नाम है मिनिमम 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको लाने पड़ेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो यूपी बोर्ड के हिसाब से सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो बुक लगी हुई है वो है एनसीईआरटी, मगर कुछ जगह पर एनसीईआरटी की जगह कुमार मित्तल से भी पढ़ाया जाता है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुमार मित्तल जो बुक है उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्थिर विद्युत की क्या है और ये कितने मार्क्स का आएगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो ये स्थिर विद्युत की है ये है हमारा चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में शामिल, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो पहले हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे, फिर हम कुमार मित्तल के हिसाब से देखेंगे। और ये धारा विद्युत जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 3 में। कैसे में? चैप्टर नंबर 3 में। और ये तो ये स्थिर विद्युत की वाला जो पार्ट है, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से ये 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, धारा विद्युत मतलब चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 है, ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपके चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हैं, कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर 4 और चैप्टर 5, इनमें जो इन्वॉल्वमेंट है ये दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब आते हैं यूपी बोर्ड के हिसाब से ही यूपी बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी 8 मार्क्स के आएंगे। और जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका चैप्टर 8 है ये टोटल 4 मार्क्स का है। तो यहां पर आपकी एक बुक कंप्लीट होती है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो टोटल ये 35 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो दोबारा से बताते हैं, एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर 8 नंबर के, 3rd चैप्टर 7 नंबर का, 4th और 5th चैप्टर 8 मार्क्स का, और चैप्टर 6 और 7 8 मार्क्स के, और चैप्टर नंबर 8 4 मार्क्स का। इस तरह से आपके फर्स्ट बुक के 35 मार्क्स हो गए। अब एनसीईआरटी के ही हिसाब से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर नंबर ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर जो 9 और 10 है, सेकंड बुक में
चैप्टर नंबर 9 और 10 जो हैं ये आएंगे चैप्टर नंबर 9 और 10 13 मार्क्स के एनसीईआरटी के हिसाब से, जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है। अभी मैं ये भी बताऊंगा उसमें से क्या क्या सिलेबस नहीं आएगा, क्या क्या पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर जो 11 है वो आपका अकेला चैप्टर 11 6 मार्क्स का आएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। और एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका चैप्टर 12 है और चैप्टर 13 है, ये अलग अलग चैप्टर है, एक परमाणु एक नाभिक, ये अलग अलग चैप्टर टोटल मिला के 8 मार्क्स के आएंगे। और एनसीईआरटी के हिसाब से ही जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ये 8 मार्क्स का आएगा। देखिए चैप्टर नंबर 14 अकेला 8 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से हम देखें, और एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 15 है ये अब सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा। तो चैप्टर टोटल एनसीईआरटी के जो 14 चैप्टर हैं ये 35 प्लस 35 70 मार्क्स के हो गए। अब डिस्कस करते हैं कि यही चैप्टर अगर हम कुमार मित्तल के हिसाब से देखें तो कुमार मित्तल बुक के हिसाब से ये कौन कौन से चैप्टर हैं और ये कितने मार्क्स के आएंगे। तो यदि हम कुमार मित्तल के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, कुमार मित्तल के चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक ये चैप्टर आएंगे आपके 8 मार्क्स के। कितने के? 8 के। और चैप्टर नंबर 5 और 6, चैप्टर नंबर 5 और 6 ये आएंगे आपके 7 मार्क्स के। और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 किसके हिसाब से? कुमार मित्तल के हिसाब से चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 ये आएंगे 8 मार्क्स के। अब कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 और 11 ये कितने मार्क्स के आएंगे? 8 मार्क्स के। जरूरी नहीं हर एक टॉपिक आए, कुछ टॉपिक कटे हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुमार मित्तल के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 12 है वो कितने मार्क्स का आएगा? वो आपका 4 मार्क्स के हिसाब से आएगा। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट बुक में कैसे कैसे कंटेंट आएगा, फर्स्ट बुक में क्या क्या पूछा जाएगा। अब आते हैं सेकंड बुक पर। और सेकंड बुक भी कौन सी वाली? सेकंड बुक कुमार मित्तल, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या आएगा ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो कुमार मित्तल में सेकंड बुक में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा? तो ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं प्रकाश की, ये 13 नंबर की आएगी। और कुमार मित्तल में ये है चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक। ठीक है, अब 21वां चैप्टर भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, मगर वो अब सिलेबस से हटा दिया गया है, ध्रुवण नहीं है। तो चैप्टर नंबर 13 से लेके 20 तक कितने मार्क्स का आएगा? कुमार मित्तल के चैप्टर नंबर 13 से 20 तक ये ऑप्टिक्स है और ये आएगी 13 नंबर की। अब इससे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 22 कौन सी बुक का? कुमार मित्तल का। ये 6 नंबर का आएगा। कितने अंक का आएगा? 6 अंकों का आएगा। अब कुमार मित्तल के हिसाब से ही चैप्टर नंबर 23, 24 और 26, 25वां चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं आएगा, रेडियो एक्टिविटी। तो 23, 24 और 26 इनका इन्वॉल्वमेंट होगा चैप्टरों का, तो ये आएंगे 8 नंबर के। ठीक है, अब मैं कुमार मित्तल के हिसाब से बता रहा हूं। और कुमार मित्तल के हिसाब से ही जो आपका 27वां और 28वां चैप्टर है, कौन सा? 27वां और 28वां चैप्टर, ये आपके 8 नंबर के आएंगे। अब आपको ये पता पड़ गया कि कुमार मित्तल के हिसाब से कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा और एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। अब आप चैप्टर को पढ़ने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या देखेंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं, उन टॉपिक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका
एनसीईआरटी के हिसाब से पहला और दूसरा चैप्टर है, उसमें विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो विद्युत आवेशों के बीच बल, बहु आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। और सतत आवेश वितरण, ये सब आएगा। और विद्युत क्षेत्र, ये भी उसी चैप्टर में, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुवी के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवी पर बलागुण, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, फिर आगे गॉस का नियम का स्टेटमेंट, पृथक्करण मतलब स्टेटमेंट, ठीक है, तथा अनंत लंबाई के इसके उपयोग हैं। ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, किसी विद्युत आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुवी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, दो बिंदु आवेश के निकाय तथा विद्युत द्विध्रुवी की स्थिर विद्युत स्थितिक ऊर्जा, चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बंद आवेश, परावैद्युतांक पदार्थ, विद्युत ध्रुवण, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर तथा श्रेणी क्रम, संधारित्र का संयोजन, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युतिक माध्यम होने पर अथवा न होने पर किसी समांतर पट्टिका, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की ऊर्जा। इतना आपके सिलेबस में आएगा। ये टोटल 8 नंबर का है। अब पहले जो आता था अब नहीं आता, उसमें क्या कटा है ये मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं। तो जो 30% कटा हुआ सिलेबस आपका चल रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कटा है। ठीक है, क्या कटा है ये अब देख लेते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो उस पर चर्चा करते हैं क्या क्या कट गया है, तो क्या क्या सिलेबस से हट गया है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्थिर विद्युत की हम समझा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें एक समान आवेश के पतले गोलीय खोखले गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, मतलब गॉस थ्योरम से किसी गोल आवेशित, ठीक है, गोले के बाहर और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये पहले सिलेबस में हुआ करता था। ये अब आपको नहीं करना है, ये टॉपिक आपको नहीं करना है। किसमें? जो 8 नंबर का अभी समझाया था उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या टॉपिक यूनिट सेकंड में मतलब चैप्टर 3 में एनसीईआरटी में हमें करना है, उसको जरा समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपकी। जरा सा अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं ये क्या है। तो देखते हैं यूनिट सेकंड मतलब एनसीईआरटी का ये है चैप्टर 3। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में विद्युत धारा, धात्विक चालक में विद्युत आवेश, अपवाह वेग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, की गतिशीलता तथा इसके विद्युत धारा में संबंध मतलब I = NEAVD, ओम के नियम का सत्यापन, विद्युत प्रतिरोध, VI कर्व, रेखिक तथा अरेखिक का मतलब है अर्धचालक में यह अरेखिक आता है और चालक में रेखिक आता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ये भी पूछ लेता कभी कभी। शैलों का श्रेणी तथा समांतर क्रम में समायोजन, किरचॉफ का नियम, ठीक है, अनुप्रयोग, व्हिटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। विभव मापी का सिद्धांत, ठीक है, विभवांतर, दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसका अनुप्रयोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापने के लिए इसका प्रयोग। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं लास्ट के, ये प्रैक्टिकल में भी पूछे जाएंगे और सिलेबस में थ्योरी में भी पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना आप। अब क्या हटा है जो पहले पूछा जाता था आज से 2 साल पहले मगर इस बार नहीं पूछा जाएगा, उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या पूछा नहीं जाएगा उसको आपको हम बताते हैं। किसमें? एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर 3 है। तो उसमें चर्चा करते हैं
कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये उसका कोड होता है, ये नहीं करना। और वो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन, ये नहीं करना है। किसका? प्रतिरोधों का संयोजन नहीं करना है, मगर सेलों का संयोजन करना है। ठीक है, ये हुआ कि यूनिट 2 में क्या क्या नहीं पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा, ये मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं कि यूनिट 3 में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, उस यूनिट 3 की चर्चा करते हैं। तो आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 पे क्या पूछा जाएगा? तो यूनिट 3 है आपकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इसमें बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसकी चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, जरा समझते हैं क्या क्या पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा समझ के चलते हैं, ठीक है। तो इसको जरा बताते हैं आप लोगों को क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा, देखिए इस चैप्टर में आएगा विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ओरस्टेड का प्रयोग, बायो सेवर्ट का नियम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारावाही लूप तथा इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका अनंत लंबाई के सीधे तार की तथा वृत्ताकार तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा जाएगा जरा उसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, आगे है कुंडली का अनुप्रयोग। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पूछा जाता है। तो देखो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के देखते हैं। तो देखो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग ये पूछे जाते हैं। देखो अनंत लंबाई के तार की जगह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B = μ0I/2πa और वृत्ताकार का फॉर्मूला है B = μ0I/2a। ये सब पूछे जाते हैं। तो ये सब चर्चा करेंगे जब हम इसको बताएंगे आपको। एक समान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो जब भी बल की बात करेगा तो बल का पता किससे लगाएंगे? फ्लेमिंग के सूत्र से, फ्लेमिंग के नियम से। ठीक है, एम्पियर की परिभाषा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल और 1 एम्पियर की परिभाषा इससे। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का अनुभव, ये पूछा जाएगा। चल कुंडल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इसका धारा सुग्राहिता, ठीक है, एमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे ये। अब फिर पूछा जाएगा धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुवी के रूप में उपयोग, ठीक है। और फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तुल्यांकी परिनलिका के रूप में क्षण चुंबक। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये तो बहुत ही आसान है। 3 टॉपिक हैं इसमें, बस छोटे छोटे, ये सब आपको करने हैं। तो ये कितने नंबर का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा। अब जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो नहीं पूछा जाएगा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो पहले पूछा जाता था मगर अब नहीं पूछा जाएगा, उसको भी जरा आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अब नहीं पूछे जाएंगे। तो अब इसमें क्या क्या हट गया है? इसमें हट गया है चुंबकीय द्विध्रुवी के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आपको नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थ, ये जो याद करते थे ये नहीं करना। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये नहीं करना। विद्युत चुंबक नहीं करती, इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारण, ये भी नहीं करना। और स्थायी चुंबक, ये भी नहीं करना। ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगला 4th यूनिट
चौथी इकाई की बात करते हैं, फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। तो फोर्थ यूनिट में क्या क्या पूछा जाएगा पहले उसको देखते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बताओ फोर्थ यूनिट किस चैप्टर में आएगी। एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो आएगी फोर्थ यूनिट, ये आएगी चैप्टर नंबर 6 और 7 में, और कुमार मित्तल के हिसाब से आएगी चैप्टर नंबर 10 और 11 में। तो जरा इसको देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो ये देखो छोटा सा है चैप्टर, इसमें क्या क्या आएगा। इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आएगा, ठीक है, तथा ईएमएफ तथा धारा, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल ये आएगा। लेंज का नियम आएगा, फिर भंवर धाराएं, एडी करंट ये आएगा, स्वयं प्रेरण आएगा, अन्योन प्रेरण आएगा, प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टेज तथा शिखर मान, वर्ग माध्य मूलमान आएगा, प्रतिघात, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, ठीक है, एलसी दोलित्र ये आएगा। और श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ में अनुनाद, एसी परिपथ की पावर पी इज इक्वल टू वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, और एसी जनरेटर आएगा, और जनित्र और ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा। अब इसमें 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे एसी जनरेटर बन गया, ट्रांसफार्मर बन गया, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और सीरीज एलसीआर परिपथ, श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ का अनुवाद, ये बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब आपको करना है, ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है जो पहले बच्चे करते थे। ठीक है, तो जरा सीखते हैं, इसको भी करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं करना है। एक तो पावर फैक्टर जो होता है ना, शक्ति गुणांक कॉस फाई, ये नहीं करना। एक वाटलेस धारा, ये नहीं करनी। ये 2 टॉपिक पहले पूछे जाते थे, अब आपके सिलेबस में 30% घटाने के बाद नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली यूनिट पर। यूपी बोर्ड के हिसाब से ये यूनिट जो है एनसीईआरटी के हिसाब से ये यूनिट बैठेगी चैप्टर 8 में, और कुमार मित्तल के हिसाब से ये बैठेगी चैप्टर नंबर 12 में। इस यूनिट की भी चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स की ये यूनिट आएगी। तो यूनिट नंबर 5 ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है, और कुमार मित्तल के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 12 है। अब ये कितने मार्क्स का आएगा, और ये चैप्टर आएगा 4 अंकों का। अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके अभिलक्षण जैसे उनकी क्या प्रकृति होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति ये होती है ना, अनुप्रस्थ प्रकृति उनकी, ट्रांसवर्स इंग्लिश में बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम का सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रेज। ठीक है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखी हैं, ऐसी आपको याद करनी है। इनका उपयोग याद करना है, और इनके कैसे बनाई जाती हैं, और इनके कुछ उदाहरण याद करने की कहाँ उपयोग होती है। तो ये आपको बिल्कुल सीरीज में दे रखी है। ये आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है, तथा तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में। मतलब इनकी ऊर्जा रेडियो वेव की सबसे कम, सूक्ष्म तरंग की उससे ज़्यादा, अवरक्त की उससे ज़्यादा, दृश्य की उससे ज़्यादा, पराबैंगनी की उससे ज़्यादा, एक्स किरण की उससे ज़्यादा, गामा किरण की उससे ज़्यादा। तो ये इसी सीरीज में लिख रही है। ऐसे ही आपको एक सीक्वेंस याद करना है। इस पर बेस्ड कभी कभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा ज़्यादा, 1-1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब आते हैं ऑप्टिक्स पे। तो इसमें क्या हटाया है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, जो विस्थापन धारा है वो हटा दिया है। दिखाता हूं आपको, ये भी आपको दिखाता हूं कि क्या हटाया गया है। तो यूपी बोर्ड ने क्या टॉपिक हटाया है उसकी चर्चा करते हैं। तो यूपी बोर्ड ने देखो विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट ये हटा दिया है, ये नहीं आएगा, इसको नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि यूनिट नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगला, अब क्या हो गया, आपकी बुक फर्स्ट खत्म हो गई। अब सेकंड बुक में आते हैं। सेकंड बुक में क्या क्या पूछा जाएगा, सेकंड बुक की चर्चा करते हैं। तो सेकंड बुक कितने मार्क्स की है, 35 मार्क्स की है।
कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने बता दिया। अब टॉपिक कौन कौन से हैं, इन टॉपिक को भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो ऑप्टिक्स में प्रकाश का अपवर्तन, पहले परावर्तन भी हुआ करता था, वो हट गया है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी शर्त पूछ लेता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कभी कभी पूछ लेता है कि क्रांतिक कोण में तथा अपवर्तनांक में संबंध, इसके उपयोग में जैसे मिराज है, मिर्च का, ठीक है। और पूछता है प्रकाशिक तंतु, ये देख दिया प्रकाशिक तंतु। अब गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ये जरूर पूछता है, इससे बेस्ड क्वेश्चन। लेंस, पतले लेंसों का सूत्र वही है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसका डेरिवेशन अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। ये पतले लेंसों का सूत्र हो गया। और लेंस मेकर सूत्र, ये भी सूत्र लेता है पतले लेंसों का, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। आवर्धन क्षमता, लेंसों की पावर इज इक्वल टू 1/f। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन, तो इसमें 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसका कभी कभी ये 3 मार्क्स में पूछ लेता है। लेंस और दर्पण का संयोजन, इस पर बेस न्यूमेरिकल पूछता है अक्सर, इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछता है। अब प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, ये क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन पूछता है। n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a/2, ये वाला डेरिवेशन अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे डिटेल में, पहले समझते हैं आगे और क्या पूछ रहा है। प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र के बारे में पूछ लेता है कि, और मानव नेत्र के दोषों के बारे में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समंजन क्षमता, इस पे बेस्ड 1 नंबर की डेफिनेशन आई थी, 2022 में ही पूछा गया था, ठीक है। और लेंसों को द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और अबिंदुतकता, ये कैसे दूर होते हैं, कौन से लेंस से कौन सा दोष दूर होता है, ये भी पूछा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। अब खगोलीय दूरदर्शी में परावर्ती और अपवर्ती दोनों हैं, मतलब रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग दोनों पूछी जाती हैं, ठीक है। टेलीस्कोप, अब इनकी आवर्धन क्षमताओं के सूत्र, तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस के सिद्धांत पूछे जाते हैं बहुत, और इसकी सहायता से अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम की व्याख्या या नियम को सिद्ध करना, ये बहुत बार पूछा गया है आगे, ठीक है। अपवर्तन के नियम का सत्यापन, व्यतिकरण, यंग का द्विछुट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है डेरिवेशन, ठीक है। केलीय व्यंजक, अच्छा, कला संबंध स्रोत, 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है। प्रकाश की प्रतिपालिता, व्यतिकरण, ठीक है। एकल झिल्ली के कारण विवर्तन किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किसमें, विवर्तन में, ये पूछी जाती है। अब इतना ही पार्ट ऑप्टिक्स में पूछा जाता है, और ये टोटल मिला के हो गया 13 मार्क्स का, कितने, 13 नंबर का। अब कौन सा पार्ट है जो पहले पूछा जाता था और अब नहीं पूछा जाएगा, जो हमने आपको कटवाया भी था कि एनसीईआरटी के हिसाब से इसे ध्रुवण पार्ट है ये। और यदि हम देखें तो कुमार मित्तल के हिसाब से भी आपको हम बता चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 21 है जो नहीं पूछा जाता, उसको आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है वो, आखिर नहीं पूछा जाएगा। तो हम 30% घटे हुए सिलेबस में बताते हैं आपको क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। तो जो घटा हुआ सिलेबस है उसमें क्या नहीं पूछा जाएगा, देखो, एक तो गोलीय दर्पण, दर्पण का सूत्र, परावर्तन, विकिरण, ठीक है, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय, सूर्य का रक्ताभ, ठीक है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विवेदन क्षमता, ये टॉपिक हट गया है। आवर्धन क्षमता है मगर विवेदन क्षमता हट गई है। अब अगला ध्रुवण, देखो ध्रुवण बिल्कुल हट गया, पहले ध्रुवण बिल्कुल नहीं दिख रहा था ऊपर। तो समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रेस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलरॉइड का उपयोग, ये बिल्कुल हट चुका है सिलेबस से, ये नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो एनसीईआरटी के हिसाब से होगा, चैप्टर नंबर कितना, एनसीईआरटी के हिसाब से होगा चैप्टर नंबर 11, और कुमार मित्तल के हिसाब से होगा चैप्टर नंबर 22, ठीक है। उसकी चर्चा करते हैं, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसकी चर्चा करते हैं।
तो देखिए एक एक चीज आपको समझाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह क्या है। ठीक है, तो देखो द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश का विद्युत प्रवाह, हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रत्यय, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हम अक्सर पूछी जाती है। प्रकाश का कर्णात्मक प्रकृति। ठीक है, और इसमें कर्णात्मक प्रकृति में अक्सर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला पूछ लेता है। द्रव्य तरंग कणों का तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध ये अक्सर पूछता है। ठीक है, और कणों की तरंग प्रकृति के लिए डेविसन जर्मर का प्रयोग था। बस उसमें एक लाइन याद करनी है कि डेविसन जर्मर का जो प्रयोग है वो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? तरंग प्रकृति को बताता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या काट दिया गया है? तो इससे काटा है डेविसन जर्मर का जो प्रयोग है, ये प्रयोग का विवरण नहीं करना। ठीक है, विवरण बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल हट गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, ऑप्टिक्स तक हो गया, ये चैप्टर नंबर 12 और 13। चैप्टर 12 और 13 देखते हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से ये हैं चैप्टर नंबर 12 और 13, परमाणु तथा नाभिक। तो एल्फा कण का प्रयोग ये तो आप पढ़ते हुए आए हो, रदरफोर्ड का। ठीक है, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये भी आपको पता है, बोहर का मॉडल, और इसकी कमियां भी याद कर लेना। बोहर की अभिकृति ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना आती है, आकार आता है, संरचना और आकार निकालने के लिए कभी कभी त्रिज्या का पूछ लेता है। परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। ठीक है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है ये। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, केवल इतना पार्ट है और ये 8 नंबर का आएगा। ये आपको करना ही करना है। अब इससे आगे समझते हैं कि क्या क्या पार्ट इसमें काटा है, वो देखते हैं जरा, उसकी चर्चा करते हैं कि क्या क्या पार्ट सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब काट दिया गया है। तो देखते हैं जरा क्या क्या हटाया है इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी। देखो हमने बताया था कुमार मित्तल में एक चैप्टर बना रखा है पूरा रेडियो एक्टिविटी का, ये नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। कुमार मित्तल में ये नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 25 है कुमार मित्तल में। एल्फा बीटा गामा किरण और इनके गुण ये नहीं करना। रेडियो एक्टिव 6 ये नहीं करना। बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन ये नहीं करनी। द्रव्यमान संख्या तथा इसमें परिवर्तन ये नहीं करना। ठीक है, ये पहले पूछे जाता था, अब नहीं करना। ठीक है, अच्छा, इससे अगली यूनिट नेक्स्ट यूनिट, ये अंतिम यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये भी 8 नंबर का आएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से ये है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 तो ठोसों में ऊर्जा बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इसके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों में अंतर। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर, चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर ऊर्जा बैंड के आधार पर। और फिर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रैक्टिकल में भी है। डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक, अभिलक्षणिक वक्र, अग्र अभिनत में और उत्क्रम अभिनत में ये पूछा जाता है। अग्र और पश्च अभिनत में, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, फिर डायोड का अर्ध तरंग डायोड का डिस्टकारी के रूप में कार्य है। डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी भी पूछ सकता है, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड का अभिलक्षणिक वर्ग, फोटो डायोड पूछा जाता है, सोलर सेल पूछा जाता है। अब ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है ये पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर अब प्रवर्धक के रूप में कार्य है। ठीक है, और प्रवर्धक के रूप में केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक, आधार उभयनिष्ठ नहीं,
ओवेनिस्ट उत्सर्जक में कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर का ऑसिलेटर दोलित्र के रूप में कैसे काम करता है। और ये लॉजिक गेट तो बहुत ही आसान है, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में कार्य, ये टोटल आपका 8 मार्क्स का बैठता है। अब आप जब तैयारी करो तो इन टॉपिकों को जरूर करना, बाद में कुछ और करना और इन पर बेस्ड आंकिक प्रश्न करना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले अब सोचते हैं कि प्रयोगात्मक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रयोगात्मक परीक्षा में जो होगी आपकी 30 अंकों की होगी, कम से कम पास होने के लिए 10 अंक चाहिए, और प्रैक्टिकल आपका 4 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 4 घंटे का होगा। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको 2 प्रैक्टिकल करने हैं। बाहर मूल्यांकन भी होगा, आंतरिक मूल्यांकन भी होगा। बाहरी मूल्यांकन 15 नंबर का है, आंतरिक मूल्यांकन भी 15 नंबर का है। अब बाह्य मूल्यांकन में क्या क्या करना है, आपको प्रयोग करने हैं 2, ठीक है। एक खंड कैसे, एक खंड कैसे, और क्या करना है, और इसमें 5 वायवा होगा आपका, ठीक है। प्रयोग पर आधारित, जो आपने प्रयोग किया उस पर आधारित वायवा होगा, ठीक है। अब आपका क्या है, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड भी चेक होगा, जो आप फाइल बनाते हो, ये 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट कार्य ये 8 नंबर का होगा, ठीक है। और जो आपने किया है कंटिन्यूअस वर्क, उसका मूल्यांकन 3 नंबर का होगा, ठीक है। अब जो प्रयोग किया है, जो आप प्रयोग करोगे, उसके नंबर कैसे कैसे होंगे, उसका आपसे सावधानी लिखी है, क्रियात्मक कौशल किया, एक्टिविटी, तो वो 1 नंबर का हो गया, ठीक है। अब आपने प्रेक्षण करे हैं और उसका उचित सारणी बनाई है तो 1 नंबर की वो हो गई। अगर ग्राफ की जरूरत है और आपने ग्राफ बनाया है, मतलब कैलकुलेशन करिए, 1 नंबर उसका हो गया। आपने रिजल्ट सही लिखा है, सही निकाला है तो 1 नंबर उसका हो गया। और यदि कोई सर्किट डायग्राम है, वो आपने सर्किट डायग्राम बनाया है तो 1 नंबर उसका हो गया। इस तरह से आपका प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से आपका प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा और थ्योरी। अब प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे, जो आपको खंड क में करने हैं और खंड ख में करने हैं। तो जब आपका प्रयोग होगा तो आपको देखो ये प्रयोग मिलेंगे खंड क में। खंड क में ये प्रयोग मिलेंगे, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। अवतल दर्पण के प्रकरण में U के विभिन्न मानों के लिए V का ज्ञात करके दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, एक एमीटर तथा वोल्टमीटर से ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, एक विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये है प्रैक्टिकल 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको मिलेगा और वो आपको आपकी कॉपी में करना है खंड क से। इसी तरह से खंड ख से आपको खंड ख से भी ये प्रैक्टिकल जो दिए हुए हैं, ये मीटर सेतु द्वारा किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। विभव मापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना करना, विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, पीएन जंक्शन डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना तथा अग्र अभिनत प्रतिरोध ज्ञात करना। एक ये खंड है, तो एक तो प्रैक्टिकल आपको कॉपी में से में से लिखना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल इन 5 में से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही खंड से आप 2 क्वेश्चन लिख लो। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये भी पता चल गया कि प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, एक प्रैक्टिकल खंड कैसे लिखना है, एक प्रैक्टिकल खंड कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपको एक आइडिया लग गया कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपको पता चल गया कि कौन सा पार्ट कितने अंकों का आएगा और हमारा सिलेबस क्या है, और प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल हमें करने हैं और कैसे, किस खंड से कितने प्रैक्टिकल करने हैं, खंड कैसे 1, खंड कैसे 1, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम क्या चर्चा करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम क्या करें,
किस तरह से हम तैयारी करें कि हमें पता चल जाए कि इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि जानकारी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इट इज़ इंफॉर्मेशन आपको आगे तक काम में आएगी। ओके, थैंक यू।